हम बायोलॉजी का शुरू करने जा रहे हैं, वन लाइनर जो बचा हुआ था। साइंस का है एनसीईआरटी बायोलॉजी शुरू करेंगे और जिसमें से सबसे पहले हम सेल शुरू करते हैं, उसके बाद ही हम बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। बायोलॉजी कैसे हुआ था, जीवन इससे परिचित करेंगे, बायोलॉजी के सिद्धांत की बात करेंगे, ये सब बातें हम करेंगे। आगे हम बायोलॉजी का कोशिका पढ़ेंगे और वन बाय वन पढ़ेंगे। और बात करते हैं लिखने की, तो लिखने का कम कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा जो तरीका है रिपीट करने का वो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये रिपीट करना ही मेरे जीवन का और लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छा जो है रिजल्ट दे रहा है, तो हम करेंगे ही। तो प्लीज थोड़ा सा फॉलो करिएगा, 100% आपको भी असर करेगा, थोड़ा बोर करेगा लेकिन असर जरूर करेगा, आपके एग्जाम में फायदे जरूर करेंगे। और जो मैंने एमसीक्यू डाला है दो, उसको जल्दी जल्दी देखकर एक रिव्यू दीजिए, तो जल्द ही हम साइंस का एमसीक्यू भी लाएंगे इसी तरह का। तो प्लीज कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि जैव कोशिका के किन कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है, तो हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मतलब ऊर्जा घर मतलब पावर हाउस। पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये है जैविक कोशिका के कोशिकांग हैं, अंग हैं, समझ गए। उसी का पावर हाउस अगर पूछ दे तो माइटोकॉन्ड्रिया टिक लगा के आ जाएगा। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप जैसे याद कर सकते हैं, बस याद होना चाहिए। जैसे कि हमारे तंत्र में अधिकतम जो है एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम अगर पूछे तो क्या बताना है, क्रेबस चक्र बता देना है। मतलब क्रेबस साइकिल बता दीजिए, ठीक है, तो क्रेबस चक्र बता देंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि एटीपी अणुओं को जब उत्पन्न करता है उस पद का नाम है क्रेबस चक्र है, डायरेक्ट पूछता है। और ये अगर आपको लगता है एटीपी क्या है कैसे है, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। आप जाइए और मेरी वीडियो को जो एमसीक्यू विथ डिटेल मैंने पढ़ा है वो देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे सवाल देखिए कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है। तो प्लाज्मा का झिल्ली जो बना होता है वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा, पूछेगा कि प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ पदार्थ को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अच्छा जी, ये तो बात सही है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है, मतलब लसिका जिसे हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट जो है सेल जो है पाई जाती है, तो वो हमारे स्पिनल में पाई जाती है, मतलब प्लीहा में पाई जाती है, ठीक है। प्लीहा का एक और नाम से पुकारा जाता है, उस नाम को प्लीज कमेंट करेंगे अगर मेरा पूरा आना वीडियो देखते आ रहे होंगे तो बताइएगा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं जिसे हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, वो बताइएगा लसिका। अगर पूछे कि लसिका कोशिका लिम्फोसाइट जो है सेल कहाँ पाई जाती है, तो हम बताएंगे प्लीहा में, स्पिनल में, और क्या। अच्छा, सवाल ऐसे भी तो घुमा सकता है कि प्लीहा स्पिनल जो है मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो लसिका कोशिका में पाई जाती है ना। तो लसिका कोशिका कहाँ पाई जाती है, प्लीहा में पाई जाती है, स्पिनल में पाई जाती है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, लिंग गुणसूत्र अगर पूछ दे तो छिपकली में नहीं पाई जाती है। किसमें, छिपकली में नहीं पाई जाती है। अच्छा जी, ये बात तो सत्य है कि छिपकली में नहीं पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित जो होती है वो है कोशिका भित्ति, सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम नहीं होनी चाहिए। तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित अगर पूछे एब्सेंट जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति आपको मिलेगा कहाँ, पादप में, पौधा में, है ना। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पीट पिंड, जिसे कोपस ल्यूटियम बोला गया है, लिथियम्स बोला जाता है। कहाँ पाई जाती है, तो अंडाशय में पाई जाती है, ओवरी में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसे हम प्रक्रमित जो है कोशिका मृत्यु, जो कि प्रक्रमित मतलब प्रक्रिया के स्वरूप से, प्रोग्राम के रूप में ये जो सेल डेथ हो रहे हैं। डेथ के कोशिका और आणविक नियंत्रण जिसे हम कंट्रोल करते हैं को क्या कहते हैं, तो हम बताएंगे उसे
एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहा जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? डीएनए उपस्थित होता है, तो हम जानते हैं कि डीएनए हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर? तो केंद्रक मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ही केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त अगर पूछे सेल में, मतलब सेल के, मतलब कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होते हैं? मतलब केंद्रक में तो होते ही हैं, लेकिन और बताइए किसमें? तो हरित लवक में भी डीएनए होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किस कोशिका की पाचन थैली जो है कहते हैं? मतलब किसे कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है? आप बताइए किसे कोशिका का पाचन थैली कहेंगे? तो हम बताएंगे लाइसोसोम को कहेंगे। लाइसोसोम को ही क्या कहेंगे बताइए? तो इसे पाचन थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। आपसे पूछेगा लाइसोसोम है क्या? तो हमारे कोशिका सेल का पाचन थैली है, पाचन थैली है। अब बताइए लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट कीजिएगा। मनुष्य के किस ऊतक को, टिश्यू, ऊतक मतलब टिश्यू, टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो मनुष्य के किस टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो है तंत्रिका ऊतक होता है। तंत्रिका ऊतक कहिए या आप इसे और भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका टिश्यू बोल दीजिए। तो तंत्रिका को तो हम जानते हैं नर्वस बोला जाता है, नर्वस आ जाता है बेचारा, तो नर्वस टिश्यू बोल दीजिए। तो मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के पश्चात, तो ये होता है तंत्रिका ऊतक, जो कि विभाजन नहीं होता है जब जन्म होता है। तो उसके बाद होगा, आगे बात करते हैं कि कौन सा पादप जो है, मतलब कौन सा ऐसा भाग है पौधा का तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? मतलब पादप तथा जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। ये कौन सा भाग है? तो देखिए, बात करें हम लोग तो यहाँ पे अंतर सुन लीजिए। कौन सा ऐसा भाग है जो कि पादप तथा जंतुओं में पाया जाता है? तो इसे अपने अनुसार बांटना पड़ेगा। जैसे कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा, आपका पादप में भी और जंतु कोशिका में भी। कोशिका द्रव भी पाया जाएगा और केंद्रक में भी पाया जाएगा, लेकिन कोशिका भित्ति जो है ये नहीं पाया जाएगा। किसमें? जंतु में, लेकिन पादप में, पौधा में पाया जाएगा। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, ये सब जो है पाए जाते हैं किसमें? जंतु और पादप दोनों में। अब कोशिका द्रव है, लिक्विड है, ये हम जानते हैं। झिल्ली जाली है, ये हम जानते हैं। अगर बात करें हम लोग हाइपर, ठीक है, हाइपर प्लासिया, क्या बोलेंगे? प्लासिया। तो हाइपर प्लासिया जो है का क्या अर्थ होता है? तो हाइपर प्लासिया अगर आपसे पूछे तो हम बताएंगे कोशिका के आकार में वृद्धि होना होता है। तो कोशिका का जो आकार होता है, साइज जो होता है, उसका ग्रोथ होता है, तो उसी को कहा गया है हाइपर प्लासिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हाइपर प्लासिया कहा गया है। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछे कि जिन शब्दों, जो जिन है, जिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। तो जोहानसन बोल दीजिए या जोहानसन बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इतना पड़ता है कि याद कितना होता है। तो जोहानसन अगर पूछ दे कि जोहानसन ने क्या किया है भाई, किसका प्रतिपादित किया है, किस शब्द का बात किया है सर्वप्रथम, तो जिन शब्द का प्रयोग किया है। तो जिन शब्द का कौन करेगा? जोहानसन ही करेगा। जिसमें जॉन होगा उसी में जिन होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे रिवर्स प्रतिलेखन, तो रिवर्स प्रतिलेखन जिसे बोलते हैं, जिसे हम रिवर्स रूप से बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बोल दीजिए। तो ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो टेमिन और वल्टीमोर ने की थी। तो टेमिन जो थे और वल्टीमोर जो थे, वो क्या किए, किस चीज़ का खोज किए? तो रिवर्स प्रतिलेखन का खोज किए, ट्रांसक्रिप्शन की खोज किए। क्लियर हो गए? अगर यही सवाल आपसे पूछे कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छूता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो प्रभावित कहते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछेगा भी नहीं कि किसे कहते हैं, तो प्रभावित कहते हैं। तो ये छोड़ दिए। अगर मान लीजिए एक जीन है और दूसरे जीन का बात करता है, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को प्रभावित ही करेगा, अन्यथा ऐसे थोड़ी हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो ये हो गए आपके खत्म। और चलते हैं सेल का जो इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा सेल नहीं आएगा आपको। और जानकारी लेना है तो एमसीक्यू विथ ये सेल का पढ़ाया हुआ जाकर देख लीजिए। देखिए, पुरुषों के शुक्राणु और तथा महिला के अंडाणु का निषेचन की क्रिया जो होती है, वो उसे हम अंडा वाहिनी कहते हैं। ठीक है, कहाँ होगी? अंडा वाहिनी। अंडा वाहिनी में ही संपन्न होगा। तो पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु का निषेचन की क्रिया अगर पूछे तो उसे क्या कहिएगा, या कहाँ ये इस प्रक्रिया संपन्न होगी, तो हम बनाएंगे अंडा वाहिनी प्रक्रिया में ये संपन्न होगी। ये सवाल पूछा हुआ है, इसलिए हम इस पे फोकस करते हैं। सवाल क्या है कि कोशिका का जीवित जो है अंश जीव द्रव, अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बनता है, जिसे हम जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। इसे प्रोटोप्लाज्मा बोला जाता है। तो प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो किससे मिलकर बनता है प्रोटोप्लाज्मा? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बनता है। बस डायरेक्ट सवाल ये है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, मतलब प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, तो राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम जो है ये है क्या? तो राइबोसोम जो है ये है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। वो भी कोशिकांग के प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, मदद करता है। ठीक है, अगर मान पूछ लिए, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ दिया कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, क्या बताइएगा? 46 बताइएगा, 46। अब कैसे बटा हुआ है बताइए? 23 कि 20 बटा हुआ है बताइए? तो गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए। क्रोमोसोम बोलते हैं ना, जो उसमें एनर्जी में पढ़िए। कौन सा तत्व जो है पौधों की कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल की संरचना का घटक है, तो हम बताएंगे कैल्शियम है। अब सोचिए कि मान लीजिए कौन सा ऐसा तत्व है जो कि पौधों में क्या है? कोशिका भित्ति है, मतलब सेल वॉल है। और जब सेल वॉल है तो उसकी संरचना कैसे होगी? तो कैल्शियम तत्व होगा तभी तो कैल्शियम तत्व। क्लियर? ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, ये हम समझ गए। अच्छा, अगर मान लीजिए पूछ दे कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, बताइए तो माइकोप्लाज्मा बता दीजिएगा। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका अगर पूछ दे तो माइकोप्लाज्मा ही तो है, और इससे ज्यादा क्या बताइएगा? तो जोश और एनर्जी के साथ पढ़िए। मैंने भी सुस्ती कर दिया, आप भी सुस्त हो जाते हैं। सुस्त नहीं होना, जोश होना है। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है। समझ गए? जिंदा है बेचारा, मरा नहीं है वो। अब मान लीजिए आप पूछते, जैसे जीव द्रव की बात करते हैं, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, है ना? तो अब सुनिए, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? अरे भाई, जीवन का भौतिक आधार उसी को न मानेंगे, जीव द्रव को ही न मानेंगे, प्रोटोप्लाज्मा को मानेंगे। अभी जस्ट हम क्या पढ़े कि अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्मा बनता कैसे? कोशिका जीव द्रव से, केंद्रक जीव द्रव से। तो ये जीवित है, तो इसी को कहा गया है जीवन का भौतिक आधार। अगर जीव द्रव नहीं होगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? प्रोटोप्लाज्मा। हर का अपने अपने जगह पे भूमिका होती है। कोई ऐसा नहीं कि छोटा है या कोई बड़ा है। अगर जीव द्रव की प्रोटोप्लाज्मा की भूमिका है तो है, अवश्य है। ऐसा नहीं कि जैसे कि हमारे शरीर में बड़ी आंत और छोटी आंत है ना, ऐसा नहीं है कि बड़ी आंत को एकदम वैल्यू नहीं है। सिर्फ छोटी आंत काम करता है, छोटा है ना, इसलिए ज्यादा करना पड़ता है, बड़े को नहीं करना पड़ता है। लेकिन वो अगर नहीं रहेगा तो भी दिक्कत है। तो उसी तरह ये है। तो कौन सा कोशिकांग जो है, मतलब कोशिका, केवल कोशिकांग कैसे याद रखें? कोशिका का अंग ऐसे याद रखें। तो कौन सा कोशिकांग जो है केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक जी। क्या होते हैं? हरित लवक। हरित लवक जी होते हैं। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लीज कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा, तो जरूर करिएगा। तो हरित लवक जो है बहुत फेमस है। हरित लवक कभी कभी पूछा है कि हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब हरित लवक को दूसरा नाम क्या है? तो ये सवाल बनता है, तो बताइएगा जरूर। और ये बहुत बार पढ़ा चुका हूं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो कौन सा कोशिकांग जो है केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित है? तो हरित लवक में। और सुनिए, ड्यूनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोल्स लिनियस थे। लिनियस जी जो थे वो क्या थे पता है? वो ड्यूनाम पद्धति के आया था, उसके जन्मदाता के रूप में उसे जाना जाता है। तो कैरोल्स लिनियस बता दिएगा, ठीक है? और चलिए और बात करें दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का। द्वि कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन। आवागमन मतलब इधर से पार करना, इधर से आना, मतलब आने जाने की बात हो रही है।
किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है, मतलब माटा से होता है। तो क्या बोलेंगे? जीव द्रव को प्लाज्मा मोड्स माटा से होता है या प्लाज्मा मोड से होता है। क्लियर? तो जीव द्रव तंतु के कारण ही हो सकता है, समझ गए? अन्यथा आवागमन नहीं होगा, इधर-उधर नहीं जा सकता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र मतलब स्टोमेटा खुल जाते हैं? तो पोटेशियम के कारण हो जाते हैं, K+ के कारण हो जाते हैं। तो रंध्र बोला जाता है, स्टोमाटा को बोला जाता है। आगे चलते हैं और सुनिए, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो गाल्जी काय को प्रदान की जाती है। तो कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है, तो गाल्जी काय को प्रदान की जाती है। अगर आपसे पूछे प्लाज्मा झिल्ली जो है किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली अगर पूछते कि किस पदार्थ से बना है, तो लाइपोप्रोटीन से बनेगा। कोशिकांग का ट्रैफिक पुलिस अगर पूछे तो हम बताएंगे गाल्जी काय को। गोल्जी काय बोल दीजिएगा, गोल्जी काय, जरूरी है ये। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना अगर पूछे, संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्टसन जी किए थे। कब किए थे? 1959 में किए थे। तो आपसे यही सवाल पूछता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का? तो हम बताएंगे रॉबर्टसन। कब किए थे? 1959 में। कोशिका भित्ति पूछे, सेल वॉल पूछे कि संरचना कैसी होती है? तो हम बताएंगे परागम्य होता है। क्या होता है? परागम्य रूप से होता है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कौन है? तो माइकोप्लाज्मा गैली, याद रखिएगा, अलग कर दीजिए, गैली सेप्टिकम बता दीजिएगा। तो गैली सेप्टिकम जो है ये सबसे छोटी कोशिका है। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम बोलते हैं उसे। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जिसे हम बोलते हैं वो सबसे बड़ा कोशिका है। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछे सेल, तो हम बताएंगे सेरिबेलम है। सेरिबेलम की आप पूरा बोल सकते हैं कि ग्रेन्यू सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है? द ग्रेन्यू सेल ऑफ सेरिब्रम्स बोल दीजिए। अगर पूछते आपसे सवाल कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु है। आप जानते हैं केवल स्त्रियों में होता है ये। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो अंडाणु को टिक लगा दीजिएगा। अगर पूछे मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका, तो सेरिब्रम को टिक लगा दीजिएगा। अगर विश्व का सबसे बड़ा कोशिका पूछते तो शुतुरमुर्ग को बता दीजिएगा। अब विश्व का सबसे छोटा कोशिका पूछते तो हम बताएंगे माइकोप्लाज्मा बता देंगे, जिसे हम माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम बोलते हैं। आपसे और सवाल पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी है, कहाँ होती है? तो न्यूरॉन को बोला जाता है। और न्यूरॉन तो हम जानते ही हैं तंत्रिका टाइप का होता है, मतलब तंत्रिका को ही बोलते हैं। तो न्यूरॉन जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है, स्पर्म है। क्लियर हो गए? अगर पुरुष की सबसे छोटी कोशिका पूछे तो हम शुक्राणु बता देंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे न्यूरॉन बता देंगे। और सबसे बड़ी पादप कोशिका पूछे, पौधे की कोशिका पूछे, तो हम बताएंगे टैक्सीफोलिया है। पूरा नाम इसका कोलेडो टैक्सीफोलिया है। तो कोलेडो टॉक्सिफोलिया बोल दीजिएगा। जितना तोड़ के सुनिएगा उतना याद होगा। तो ये हमारे शेल से छोटे से वीडियो है। अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करके फॉलो करते हैं तो मैं बायोलॉजी का महामैराथन करके एक दिन में वीडियो समाप्त कर दूंगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।